नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार दीपक आपका अपने YouTube चैनल डीके ट्यूशन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। टॉपिक रहेगा हमारा वर्ण विचार। देखते हैं वर्ण विचार क्या होता है, बढ़ते हैं वर्ण विचार की ओर। वर्ण क्या होता है, देखना। वर्ण क्या किसे कहेंगे अपन, वर्ण क्या होता है, तो किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई। वर्ण किसे कहेंगे, किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, वो उसकी क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। भाषा का मूल आधार क्या होता है, वर्ण होता है। भाषा जैसे हिंदी अपन पढ़ रहे हैं तो हिंदी एक भाषा है। किसी भी भाषा को व्याकरणिक नियमों के तौर पर शुद्ध लिखना ही उसका क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को व्याकरणिक तौर पे अगर हम शुद्ध लिखे जाएं तो नियमों की जो ग्रंथावली होती है वही उसकी क्या होती है, भाषा होती है, वो इसकी व्याकरण होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अपन बात करते हैं वर्ण की, तो देखिएगा मैं लिख रहा हूँ भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई में ही छोटा आता है, छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। परिभाषा क्या होगी, वर्ण की परिभाषा क्या होगी कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। जैसे टुकड़े कैसे नहीं किए जा सकते, जैसे अपन देखते हैं, मैंने कोई शब्द लिख रहा हूं, मैंने लिखा है पीला, शब्द लिखा है, मैंने लिखा पीला, ये कोई शब्द है पीला। अब इसकी छोटी से छोटी इकाई क्या हो जाएगी, ये पीला शब्द किससे मिलकर बना है, तो इसका आक्षरिक विखंडन जब अपन करते हैं, इसका आक्षरिक विखंडन जब मतलब है इस अक्षर को जब हम तोड़ते हैं तो ये किससे मिलकर बना होता है, पी धन ला, पी धन ला में टूट गया ये शब्द। क्या इस पी और ला के और भी टुकड़े किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। यानी कि ये वर्ण नहीं है, अभी इनको नहीं कहेंगे कि ये वर्ण है। तो वर्ण क्या हो जाएंगे, जैसे हम पी को और तोड़ेंगे तो पी में प आधा हो जाएगा, हलचिन लग जाएगा, और इसमें बड़ी ई की मात्रा, जब हलचिन जुड़ा हुआ प और ई बड़ी ई की मात्रा जब आपस में जुड़ती है तो क्या बन जाता है, पी बन जाता है। ला को अपन तोड़ते हैं तो ला किस में टूट जाएगा, लय हलंत हो जाएगा, इसमें हलचिन लगेगा इसमें, और आ इसमें क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। जब इस हलचिन लगे हुए लय में आ का योग हो जाता है तो क्या बन जाता है, ला बन जाता है। अब जो ये वर्ण मैंने ये लिखे हैं, आक्षरिक विखंडन करने के पश्चात हमारे पास जो ये वर्ण मिले हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, क्योंकि आगे अब इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस पै को नहीं तोड़ा जा सकता, ये स्वर है, स्वर आपको पता है टूट नहीं सकता है। लय हलंत है, टूटा हुआ है ऑलरेडी पहले ही, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और आ स्वर है। तो क्या ये वर्ण है, बिल्कुल हम कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, वर्ण है। वर्ण क्यों है, क्योंकि आगे इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इससे एक बात तो हमारी समझ में आई कि किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। एक बात हमें ये पता चली है इससे कि भाषा का मूल आधार क्या होता है। किसी भी भाषा का मूल आधार क्या है, किसी भी भाषा का मूल आधार वर्ण ही होता है। तो मैं नोट डाल के यहाँ लिख देता हूँ, भाषा का मूल आधार, भाषा का मूल आधार वर्ण होता है, वर्ण होता है। भाषा का मूल आधार क्या है, वर्ण है। मूल आधार क्या हो गया कि छोटी से छोटी इकाई जिससे वो मिलकर बनी है वो क्या हो जाती है, मूल आधार हो जाता है। मतलब भाषा किससे मिलकर बनी होती है, वर्ण। सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगी इसकी। आगे बढ़ते हैं,
कि वर्णों के मेल से क्या बनता है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से क्या बनता है, वर्णों के, जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे, जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या क्या बनता है उसका देखना। यहां पर वर्णों के मेल से शब्द बनता है, क्या बनता है, शब्द बनता है। वर्णों के मेल से जब ये दो वर्ण आपस में मिले तो क्या बन गया, शब्द बना। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, वर्णों के मेल से क्या बनता है, वर्णों के मेल से शब्द बन गया। जब दो वर्ण आपस में मिले तो इनसे क्या मिल गया, शब्द बन गया। शब्दों के मेल से क्या बनता है, देखिएगा शब्दों के मेल से क्या बनता है, शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से जब दो शब्द आपस में जुड़ेंगे तो शब्दों के मेल से क्या बनता है, शब्दों के मेल से क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शब्दों के मेल से क्या बन जाएगा, वाक्य बनता है। और वाक्यों के मेल से क्या बन जाएगा, वाक्यों के मेल से क्या बनती है, वाक्यों के मेल से क्या बन जाएगी, आपकी भाषा बनती है। क्या बन जाएगा, भाषा बनती है। तो मैं लिख देता हूं शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से वाक्य, और वाक्यों के मेल से, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। क्या बनती है, भाषा बनती है। एक बार देखिएगा, हमने यहां से देखा कि वर्ण क्या होता है, किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। हमने शब्द देखा पीला, पीला का जब आग से विखंडन किया तो किस में टूटा, पी और ला में टूट गया। पी को जब हमने और तोड़ा तो प हलचिन लग गया और इसमें ई स्वर बाहर निकल गया। ला को किस में टूटा, तो ला लय हलचिन में टूट गया, प्लस इसमें स्वर बाहर निकल गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वर्ण हो गए। ये अभी इनकी जो छोटी से छोटी इकाई हुई है, बने हैं, वो चीज अपन क्या कह सकते हैं उसको कि ये क्या चीज है, ये वर्ण है। वर्णों के मेल से क्या बनता है, जब दो वर्ण आपस में जुड़े, ये दो वर्ण आपस में जुड़े तो क्या बना, इनसे शब्द बन गया। क्या बन गया, शब्द बन गया। शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है। क्या बनता है, शब्दों के मेल से, ये शब्द लिखे हैं मैंने, ये शब्द है, जब ये शब्द आपस में जुड़े हैं तो क्या बना, इनसे एक वाक्य बनता है। क्या बनता है, वाक्य। और वाक्यों के मेल से जब ये पूरे वाक्य एक साथ जुड़ते हैं तो किसी न किसी प्रकार की भाषा बनती है। ये क्या बनती है, भाषा बनती है। आगे देखिएगा, एक बार आप इसको गौर से देखो। अभी बात करते हैं वर्णों की संख्या, वर्णों की। तो हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो मैं लिख रहा हूं हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है भाई, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है, 44 होती है। ठीक है, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, हिंदी में वर्ण होते हैं अपने 44। अभी 44 ये जो है, ये क्या है, पूरे वर्ण हैं, यानी कि इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। तो वर्ण को अपन कितने भागों में बांट देते हैं, वर्ण को बांट दिया हमने दो भागों में। वर्ण कितने भागों में बंट गए, दो भागों में। एक तो हो गया स्वर, दूसरे हो जाएंगे अपन व्यंजन। क्या हो जाएंगे, व्यंजन। अभी हमको इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्वर। स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी, स्वर लिख रहा हूं मैं। स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना, वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर की परिभाषा क्या हो गई कि जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं हिंदी में, स्वर कितने हो जाएंगे, स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं हिंदी में, हिंदी में स्वर कितने हो जाएंगे भाई,
हिंदी में स्वर हो जाएंगे अपने 11। कितने हो जाएंगे? 11 स्वर होते हैं हिंदी में। कौन कौन से होते हैं देखना एक बार। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। देखना कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या हो गए? अपने स्वर हो गए। स्वर हो गए। स्वर क्या होते हैं? अभी जो मैंने ये परिभाषा लिखी है स्वर की, ये क्या है देखना एक बार। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। इनको बोलने में किसी भी दूसरे प्रकार की वर्ण की सहायता नहीं होती है, ये स्वतंत्र होते हैं। जैसे देखना ए, आ, ई, उ। क्या इनके अंदर कोई दूसरा वर्ण मिला, कोई दूसरे वर्ण की ध्वनि आती है क्या? नहीं आती है। तो ये स्वतंत्र होते हैं। संख्या इनकी 11 होती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। अभी देखना स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के प्रकार की बात करते हैं तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रकार। स्वर के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रकार हो जाएंगे हमारे पास 2। एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। और दूसरे होते हैं अपने दीर्घ स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय की आवश्यकता होती है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर आपके होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के मुकाबले थोड़ा अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को अपने अलग स्लाइड में देख लेंगे। तो एक बार नोट कर ले आप। बढ़ते हैं आगे। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं इस स्लाइड में अपन देख लेंगे। स्वर आपके क्या होते हैं कि जो स्वर होते हैं उनमें किसी भी प्रकार के कोई दूसरा वर्ण नहीं होता है, कोई दूसरा वर्ण नहीं होता है। इनमें स्वतंत्र होते हैं। उच्चारण स्थान किसी दूसरे वर्ण के अतिरिक्त किया जाता है, इसमें कोई दूसरे वर्ण की ध्वनि नहीं होती है। तो देखते हैं इसमें स्वर की बात करते हैं। तो स्वर के भेद देखे हमने। स्वर के देखे। स्वर कितने हो जाएंगे? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर होता है आपका, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। स्वर कितने होते हैं? हिंदी में 11 माने गए हैं। कितने माने गए? 11 स्वर माने गए। ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर क्या है देखते हैं। ह्रस्व स्वर मैं लिख रहा हूं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं बताइएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में, मैं लिख रहा हूं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। आपके क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं जैसे देखते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं भाई। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। 4 होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होते कितने? 4 होते हैं। 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं देखिएगा। ए, ई, उ और री। क्या हो जाएगा? ए, ई, उ और री, ये आपके क्या है? ह्रस्व स्वर है। यही मूल स्वर है। मूल स्वर भी हो सकते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं इनको, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ए, ई, उ और री, ये क्या है आपके? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लग रहा है। देखना ए, ई, उ, री, ये कोई दूसरे वर्ण के अतिरिक्त बोले जा सकते हैं। बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं है, तो ये स्वर है। और स्वर भी कौन से? ह्रस्व स्वर है, क्योंकि उच्चारण में कम समय लग रहा है।
अभी दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण स्थान में ह्रस्व स्वर के मुकाबले थोड़ा सा अधिक समय लगता है। दीर्घ का मतलब ए का दीर्घ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है इनके मुकाबले। ई में ई बोली जाएगी, बड़ी ई, ऊ में ऊ, और री का दीर्घ नहीं होता है, री का दीर्घ नहीं होता है। तो ह्रस्व स्वर देख लिया हमने। दूसरे देखते हैं अपन दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, वो क्या होते हैं, अपने दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कैसे, जैसे ए आपका ह्रस्व स्वर हो गया और ए ये भी ह्रस्व स्वर है। जब ये ह्रस्व स्वर दोनों आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। तो ये क्या हो गए, ह्रस्व स्वर बन के क्या बन गए, दीर्घ स्वर बन गया। क्या बन गया, दीर्घ स्वर। तो एक बार देखना, यहाँ मैं इसको बोलूँ ए और यहाँ इसको बोलूँ आ, तो देखना ए यहाँ पर कम समय लग रहा है, यहाँ पर आ ज्यादा समय लग रहा है, तो ये क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। यानी कि ह्रस्व स्वरों के मुकाबले दीर्घ स्वरों में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है उच्चारण स्थान करने पे। उच्चारण जब करेंगे तो थोड़ा सा अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर होते कौन कौन से है, देखना एक बार, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये आपके क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ किया हमने, ए का आ हो गया, ई की ई हो गया, ऊ का ऊ हो गया, ए का आई हो गया, ए आई, ये आपके संयुक्त स्वर है। ओ का ओ हो जाता है, ठीक है ना। री का दीर्घ होता नहीं है, री का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। ये क्या हो गए, आपके दीर्घ स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए आपके। अभी पढ़ते हैं, स्वर देख लिए हमने, व्यंजन की बात करते हैं। स्वर क्या हो गए, वापस से बता देता हूं। स्वर क्या होते हैं, जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद देखे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर हिंदी में 11 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ए, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के मुकाबले थोड़ा सा अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। स्वर हो गए अपने। अभी देखते हैं अपन व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, देखना एक बार, मैं लिख रहा हूं व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है देखिएगा, जो वर्ण या अक्षर, क्या लिख रहा हूं, वर्ण या अक्षर, चाहे तो वर्ण कह दो या अक्षर कह दो, जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी, व्यंजन जो हो जाएगा जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं आपके। क्या कहलाते हैं, व्यंजन। अभी मैं लिख रहा हूं यहां पर, व्यंजन स्वर रहित होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, व्यंजन स्वर रहित होता है। स्टार डाल के लिखा मैंने, व्यंजन स्वर रहित होता है, स्वर रहित होता है। स्वर रहित होता कैसे बताइएगा एक बार। जैसे मैंने ये लिखा है क, क्या लिखा है, क। अभी इसमें के टुकड़े करें, अक्षरिक विखंडन करें तो के हलंत हो जाएगा और इसमें ए स्वर बाहर निकल जाएगा। जब ये ए स्वर इस के से बाहर निकलता है तो ये हलंत हो जाता है। और ये क्या है, यही क्या है, व्यंजन है। यही क्या है, व्यंजन। व्यंजन है इसलिए स्वर की सहायता से बोला जा रहा है।
इसलिए इसको व्यंजन कहते हैं। परिभाषा भी यही है। व्यंजन है क्या? जो वर्ण, ये रहा वर्ण, जो वर्ण ये अक्सर स्वरों की सहायता से, स्वर क्या हो गया? ए हो गया, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाता है। व्यंजन स्वर रहित होता है। स्वर रहित कैसे? ये रहा व्यंजन, ये स्वर रहित है। ये क्या है? स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है। स्वर क्या हो गया? ए। जब ये मिल जाता है तो क्या बन जाता है? के। और के में एक ही ध्वनि, आपको पता है जब उच्चारण करते हैं तो ए में एक ही ध्वनि आती है। देखिएगा आगे, यहां पे लिख रहा हूं, अपन ने जब इसको, ये मैंने लिखा कि के का जब आक्षरिक विखंडन किया तो के धन ए आया, तो क्या बन गया? वापस से के बन गया। यानी कि ये जो हलचिन है वो किसको दिखा रहा है? हलचिन, इसका अर्थ ये है कि इसमें स्वर का लोप हो गया, स्वर नहीं है इसमें। तो मैं लिख रहा हूं किसी व्यंजन में, मैं लिख रहा हूं हलचिन स्वर रहित होने का बोध होता है। मैं लिख रहा हूं हलचिन, हलचिन स्वर रहित होने का बोध, स्वर रहित होने का बोध कराता है। स्वर रहित होने का बोध कराता है, बोध कराता। किसी भी वर्ण में हल लगा हुआ है, हलचिन लगा हुआ है, तो इसमें क्या समझा जाता है कि हलचिन लगा है तो क्या है? इसमें स्वर रहित, स्वर नहीं है उसमें। इसमें हलचिन लगा हुआ है तो क्या इस के में हलचिन लगा हुआ है तो क्या इस के में व्यंजन है क्या? स्वर है क्या? सॉरी, व्यंजन क्या? स्वर है क्या? यहाँ पे स्वर तो ये रहा, तो इसमें हलचिन लगा हुआ है, तो अभी इसमें क्या है? अभी इसमें स नहीं है, अभी इसमें क्या है? स्वर नहीं है। स्वर क्या हो गया? ए। तो जब इस के में ये ए स्वर मिल जाता है तो क्या बनता है? के बनता है। ये बात ध्यान रखना, हलचिन लग जाता है किसी भी वर्ण के पीछे तो उसमें स्वर नहीं होता है, स्वर का लोप हो जाता है। आगे बढ़ते, व्यंजन होते कौन कौन से? एक बार यह व्यंजन लिख देता हूं मैं। व्यंजन, जो भी आपकी के गड़े होते हैं वो व्यंजन ही होते हैं, लेकिन आपको क्या लगाना है? हलचिन लगाना है वहां पे। तो देखना, के, खे, गे, गे, रे, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे। डे दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक तो डे, डे, ने। देखना एक बार, डे से टमाटर, डे से डमरू, डे से ढक्कन, डे से डमरू, ढे, डे, डे। देखिएगा, कै, खे, गे, गेड़े, चे, छे, जय, जय, ये, टे, ठे, डे, डे, ने, ते, थे, दे, दे, ने, ते, थे, दे, दे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं, ये, रे, ले, वे, श, श, स, है, व, स, श, है। ये आपके क्या हो गए? व्यंजन हो गए। क्या हो गए? व्यंजन। देखिएगा, इन सभी व्यंजनों में मैंने हलचिन लगाया। हलचिन अगर नहीं लगाया तो वो व्यंजन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि व्यंजन में स्वर का लोप होता है, स्वर नहीं होता है। तो इन सभी में स्वर नहीं है क्योंकि हलचिन लगा है। और मैंने यहाँ पर लिखा है हलचिन स्वर रहित होने का बोध कराता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लेना। अगले स्लाइड में दूसरा मैटर देखते हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले स्लाइड में उच्चारण स्थान देख लेंगे इनके। बढ़ते हैं आगे। उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण देखते हैं व्यंजनों का। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, रीट जैसी भर्ती में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं यहां पर उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर
आधार पर वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान क्या होता है, जैसे मैं कोई भी शब्द बोल रहा हूँ या कोई भी वर्ण बोल रहा हूँ तो वो उच्चारित किस स्थान से हो रहा है, कंठ से हो रहा है, तालु से हो रहा है, दंत से हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है। तो ये सब चीजें उच्चारण स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान देखते हैं तो मैं इधर लिख रहा हूँ वर्ग लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? वर्ग। कौन से वर्ग में आ रहा है? के वर्ग में आ रहा है, तय वर्ग में आ रहा है, च वर्ग में आ रहा है। तो वर्ग के बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन के स्थान यहाँ पे आके लिख रहा हूँ उच्चारण स्थान। क्या लिख रहा हूँ? उच्चारण स्थान हो जाएगा। टेबल बनानी है आपको, उच्चारण स्थान, और यहाँ आ जाएगी नाम ध्वनि। क्या आ जाएगी? नाम ध्वनि की ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग पहला कौन सा वर्ग आता है? क वर्ग। क्या आता है? क वर्ग। अकु है विसर्जनीयाम कंठा। आपने ये शब्द संस्कृत में ये सूत्र पढ़ा होगा। तो देखते हैं क वर्ग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? अकु है विसर्जनीयाम कंठा। यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो हिंदी की क्लास है तो हिंदी से जुड़ा हुई टॉपिक की बात करते हैं। तो ए आ ये कहां से बोले जाते हैं? एक तो के वर्ग हो गया। के वर्ग कौन से? के, खे, गे, गे, ए आ और मैं लिख देता हूं के, खे, गे, घे, रे। विसर्ग हो जाएगा। यहां लिख देता हूं विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग। और यहां पर क्या हो जाएगा? है। ये कहां से बोले जाते हैं? उच्चारण स्थान कहां से? इनका उच्चारण स्थान है कंठ से। कहां से? कंठ, ठे से ठठेरा, ठे से ठठेरा। उच्चारण स्थान यहां से कहां से हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा। अक्कु है विसर्जनीयाम कंठ। तो जो उच्चारण स्थान कंठ से है वो क्या कहलाएंगे? कंठे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंठे कहलाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं कंठे। क्या हो जाएगा? कंठ। यानी कि एक बार वापस से देखना, कवर्ग में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, गड़ और ए आ और विसर्ग और है। इनका उच्चारण स्थान होता है कहां से? कंठ से होता है। कंठ से जो ध्वनि उच्चारित होती है वो क्या होती है? कंठे होती है। क्या होती है? कंठे होती है। क वर्ग देख लिया हमने। क वर्ग के बाद देखते हैं अपन च वर्ग। क्या देखते हैं? च वर्ग। संस्कृत में देखना कुछ नियम चलते हैं, जैसे कु, चु, टू, तु, पे, अकु है विसर्जनीयाम कंठा, ऐसे चलते हैं। तो वो अपन जब संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत में जब अपन ये पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, तब मैं आपको ये सूत्र बता दूंगा। तो च वर्ग में देखिएगा, च वर्ग में क्या क्या आते हैं? च वर्ग में देखते हैं ई, च, छ, ज, झ और ये। ई, च, छ, ज, ज, ये। च, छ, ज, ज, ये और ये और स। ये और से आ जाएगा। ये और से इसमें किसमें आ जाएगा? ई, च, छ, ज, ज, ये और से। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? ये तालु से होते हैं। कहाँ से होते हैं? तालु से। तो मैं लिख रहा हूँ तालु से होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? तालु से होते हैं, इसलिए तालव्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तालव्य कौन कौन से हो जाए? देखना एक बार। च वर्ग में कौन कौन से हो गए? च, छ, ज, ज, ये। ई और ई, बड़ा ई, ये और से, ये आपके तालु से होते हैं। उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए तालु से उच्चारण स्थान है, इसलिए तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तालव्य। च वर्ग के बाद देखते हैं ट वर्ग। क्या देखते हैं? ट वर्ग। एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर एक साथ बता दे दूंगा। ट वर्ग में देखना, ऋटूर साणा मुर्दा ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ढ और ण। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये होते हैं आपके। और ऋटूर साणा, ऋटूर साणा मुर्दा, ये आपके कहाँ से चलते हैं? संस्कृत में चलते हैं। ट वर्ग है तो ऋटूर, देखना ट वर्ग को बोलते हैं टू। ऋटूर साणा मुर्दा, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मूर्धा से होते हैं। मूर्धा है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
मूर्धन्य क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य शब्द है क्योंकि मूर्धा से उत्पन्न हो रहे हैं। उच्चारण स्थान क्या है इनका? मूर्धन्य। मूर्धा है, मूर्धा है तो मूर्धन्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य में आगे देखें ना, टवर्ग के बाद देखते हैं तवर्ग। क्या देखते हैं? तवर्ग। तवर्ग में क्या क्या आ जाएंगे? तवर्ग में देखते हैं तवर्ग में क्या क्या आते हैं, देखिएगा एक बार। तवर्ग में देखते हैं तो त थ द ध न पूरे आ जाएंगे। त थ द ध न, त थ द ध न। आगे त थ द ध न, और क्या आता है? ल और श। लितुर सणा, लितुर सणा आपने ये पढ़ा होगा। लितुर सणा दंता, क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। दांत से वो उच्चारण स्थान दांत है, तो दांत है तो ये क्या हो जाएंगे? दंते हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दंते। क्या हो जाएंगे? दंते हो जाएंगे। दंते, दंते हो जाएंगे। दंते शब्द कौन कौन से हो गए एक बार देखना। दंते कौन से हो जाएंगे? त थ द ध न, ल और से। रिटूर सणा मूर्धा, लिरतुल सणा दंता। आगे देखते हैं तवर्ग हो गया। अभी देखते हैं पवर्ग। क्या देखते हैं? पवर्ग। पवर्ग में क्या 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 आते हैं? उप उपध्यमान, ये आपने पढ़ा होगा। उप उपध्यमान ओष्ठ, तो देखिएगा पवर्ग में प फ ब भ में प फ ब भ और में। उपपद्यमान तो ऊ आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। ऊ आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ उच्चारण स्थान है होठों से होता है, तो ये क्या हो जाएंगे? ओष्ठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओष्ठे हो जाएंगे। ओष्ठे उच्चारण स्थान किस क्या हो जाएगा इसका? ओष्ठ हो जाएगा, होठ हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अभी कुछ ये वर्ण देखते हैं, जैसे ए है और आई हो गया। ए और आई, ये उनके उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं? कंठ और तालु से होते हैं। कंठ और तालु से, तो मैं लिख रहा हूँ कंठ और तालु। क्या लिख रहा हूँ? कंठ और तालु। एक साथ क्या बोलेंगे? कंठ व तालु। कंठ व तालु हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे? कंठ व तालु हो गए तो कंठ तालव्य। क्या हो जाएंगे? कंठे तालव्य। कंठे तालव्य हो जाएंगे। तालव्य, कंठे तालव्य हो गए। अब और देखना, वकार से, वकार से, वकार से क्या होता है? वकार से होता है दंतोष्ठ, तो दांत व ओष्ठ। दांत व ओष्ठ, दांत व ओष्ठ, दंतोष्ठ हो जाएंगे। एक साथ बोले जाएंगे तो दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्यों है? क्योंकि वकार से दंतोष्ठ होता है। दांत और ओष्ठ से जो भी वकार की ध्वनि होती है, वह की जो ध्वनि आती है वो दांत और होठ से उच्चारित होती है। ओ और औ को देखते हैं। ओ और औ की ध्वनि कहाँ से आती है? देखिएगा, ओ और औ कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, कंठ व ओष्ठ, तो क्या हो जाएंगे? कंठोष्ठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। एक बार देखिएगा, उच्चारण स्थान को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया हमने। वर्णों का वर्गीकरण किया है तो यहाँ पर देखना वर्ग लिखे मैंने, क च कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। संस्कृत में इन्हें कु, चु, टू, तू, प बोला जाता है, लेकिन हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में क्या हो जाएगा? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब इनमें क्या क्या आते हैं? व्यंजन की बात करें तो केवर्ग की बात करते तो क, ख, ग, गड़े, ये पूरा आ गया, पूरा वर्ग आ गया। ए और आ, विसर्ग और है, इनके उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं? कंठ से होते हैं। कहाँ से होते हैं? कंठ से। कंठ से उच्चारण स्थान होते हैं तो इनको कंठे बोले जाते हैं। क्या बोला जाता है? कंठे बोले जाते हैं। चवर्ग की बात करें तो च, छ, ज, ज, ये, ई और बड़ा ई, ये और से, इनको उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है तालु से, तो इनको तालव्य शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण होते हैं ये। टवर्ग की बात करते हैं तो ट, ठ, ड, ढ, ण, री, श और र, रिटूर षणा मूर्धा। रिटूर षणा मूर्धा, तो रिटूर षणा मूर्धा, मूर्धा तो ये मूर्धन्य शब्द हो गए, मूर्धन्य वर्ण हो गए। टवर्ग की बात करते हैं तो रिटूर षणा
लिरतुर सना क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, तो ये दंत हो जाएंगे। पवर्ग क्या होगा, पवर्ग होता है उप उपद्यमान, क्या होता है, उप उपद्यमान ओष्टो, तो ओष्ट से हो तो ओष्टे ध्वनि हो जाएगी, नाम ध्वनि क्या हो जाएगी, ओष्टे हो जाएगी। ए और आई उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ व तालु से होता है, तो क्या कहलाएंगे, कंठ तालव्य कहलाते हैं। वह वकार से दंतोष्ठ, दांत व ओष्ठ होते हैं। ओ और औ की ध्वनि कंठ और ओष्ठ से उत्पन्न होती है, इसलिए इनको संयुक्त रूप से कंठोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। एक बार आप इनको ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़ते हैं आगे। अब इनमें देखेंगे नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, देखिएगा एक बार। देखते हैं नासिकीय व्यंजन क्या देखते हैं, नासिकीय व्यंजन यानी कि नासिका से उत्पन्न होना, नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। संस्कृत में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यम मंगलनाम नासिका, ठीक है, तो वो ये वही है, नासिकीय व्यंजन जो मैंने बोला वही है। तो देखना एक बार, नासिकीय व्यंजन क्या हो गए, रे ये रे न म, हल चिन्ह नहीं लगाना है, हल चिन्ह लगाते ही खराब मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नासिकीय व्यंजन नहीं होंगे फिर ये का उच्चारण न ये न म संस्कृत में होते हैं, संस्कृत में होते हैं य मंगणनम, यमंगणनम होता है, तो यमंगणनम नासिक्य का उच्चारण नासिका से होता है, नासिका के साथ ये जो शब्द है वो कहाँ से बोलते हैं। एक तो इनका उच्चारण स्थान नासिका से भी होता है, नासिका के साथ साथ इनका उच्चारण स्थान कंठ से भी होता है। कहाँ से होता है, कंठ तालु कोमा मूर्धा कंठ तालु मूर्धा, दांत व ओष्ठ से भी होता है, ओष्ठ से भी होता है, इसलिए इन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं, इसलिए इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं, नासिकीय व्यंजन भी कहलाते हैं। कौन कौन से, यमंगणनम नासिका। देखना एक बार, न म का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका से होता है, इसलिए नासिका से मतलब नाक से ध्वनि निकलती है इनकी, कहाँ से निकलती है, नाक से, तो क्या हो जाएंगे, नासिकीय व्यंजन हो जाएंगे। अगला देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्यों है, क्योंकि ये किन्हीं बीच में आते हैं, अंतस्थ है ये। अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएंगे, देखिएगा, य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, य र ल कौन से हो जाएंगे, य र ल व। अंतस्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वर व व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, के बीच में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं ये, स्वर व अंतस्थ क्यों है, ये रे ल व को अंतस्थ क्यों कहा गया है, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं। स्वर को बोलते हैं अचय स्वरा, क्या बोलते हैं, अचय स्वरा, स्वर
अचय स्वरा, और इनके बीच में जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो माहेश्वर सूत्र में ऊपर ऊपर अच होते हैं और क्या होते हैं लास्ट में व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन को क्या बोलते हैं? अचय स्वरा। और इसको व्यंजन को क्या स्वर को तो अच बोला जाता है और व्यंजन को क्या बोला जाता है? हल। व्यंजन को क्या बोला जाता है? हल बोला जाता है। हल। तो अच और हल के बीच में जो होते हैं वो क्या होते हैं अपने? वो क्या होते हैं अपने? अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, यानी कि ये अलग होते हैं। यहां पर क्या होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अभी देखते हैं उष्म वर्ण। क्या देखते हैं? उष्म वर्ण। उष्म वर्ण क्या होते हैं? नाम से पता चलता है उष्मा से प्रतीत होता है। देखना, उष्म वर्ण। उष्म वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण स्थान में जब ध्वनि उच्चारित होती है तो वो कहीं से टकराती है और टकराने के पश्चात वहां से उष्मा उत्पन्न होती है, तो वो उष्म वर्ण होते हैं। उष्म वर्ण होते कौन कौन से? देखिएगा एक बार। जो स की ध्वनि वाले होते हैं जिनमें घर्षण उत्पन्न होता है वो आपके क्या होते हैं? उष्म वर्ण होते हैं। उष्म वर्ण होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं स, श, स। आपके तीनों से हो गए और है। क्या हो गया? है। ये आपके क्या है? स है। उच्चारण करने पर घर्षण प्रतीत होता है, घर्षण के साथ वो उच्चारित होती है। उच्चारण घर्षण के साथ होता है। घर्षण के साथ होने पर उष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? होने पर उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? इसलिए उष्म वर्ण कहलाते हैं। इसलिए उष्म वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उष्म वर्ण कहलाते हैं। उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिएगा एक बार। उष्म वर्ण की बात करते हैं तो स और है, ये आपके उष्म वर्ण है क्योंकि उनके उच्चारण स्थान पर घर्षण उत्पन्न होता है। जब स की बात करते हैं तो स देखना एक बार, स बोल के आप देखो, श, स और है, संकर वाला स। तो घर्षण उत्पन्न होता है, उच्चारण करेंगे तो उच्चारित होते तो ध्वनि कहीं से तो टकराती है। तो देखना यहाँ पर क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है। उष्मा का अब उष्मा महसूस करते हैं अपन, तो उष्मा महसूस करते हैं तो उष्म वर्ण हो गए। अभी देखते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या देखते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? उष्म वर्ण देख लिया हमने, संयुक्त व्यंजन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन कौन से हो जाएंगे? देखिएगा, श, त्र और गे और आपका श्री, ये श्रृंगार वाला श्री। ये आपके क्या है? संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त कैसे हैं? देखिएगा एक बार, ये बनते कैसे हैं? श, त्र, गे और श। ये बने कैसे हैं वो देखते हैं। तो श कैसे बना है? तो श में देखना, जब कै, हल और ये षटकोण वाला स, ये आध हैं तो कै और श, और इसमें क्या जुड़ गया? व्यंजन जुड़ गया। क्या जुड़ गया? सॉरी, स्वर जुड़ गया। स्वर क्या हो गया? ए स्वर जुड़ गया। देखिएगा यहाँ पर श को बोला जाता है, क्षत्रिय वाला श है, तो क्षत्रिय वाले श में कै हलंत हो गया, स हलंत है, और ए जब स्वर इसमें मिल जाता है तो क्या बनता है? से बोला जाता है, ये स बन जाता है। संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त क्यों है? क्योंकि देखिएगा, जब आपस में वर्ण, व्यंजन और स्वर आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बना? श बना, इसलिए ये क्या है? संयुक्त व्यंजन हो गया। क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। त्रय की बात करते हैं तो त्रय में देखना, त्रय को बोल के आप देखो, त्रय तो तय और र की ध्वनि आती है। किसकी आती है? तय और र की। तो हलचेन हो गया, तय और र, इसमें क्या होते हैं? हलंत होते हैं, और इसमें क्या जुड़ जाएगा? व्यंजन, सॉरी, स्वर जुड़ जाएगा ए, तो क्या बन जाएगा? त्रय बन जाएगा। गे की बात करते हैं तो गे में जय और ये,
विज्ञान में, जैसे विज्ञान में ज्ञा आता है तो विज्ञा जब इसका विच्छेद करेंगे तो जय और ये में टूट जाएगा ये। तो जय की बात करते हैं तो जय और ये और क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर स्वर जुड़ जाएगा, स्वर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ज्ञ बन जाएगा। जय और ये क्या बन जाएगा, जय और ये में हलंत है दोनों, हलंत में आपका क्या जुड़ गया, स्वर जुड़ गया तो क्या बन गया, ज्ञ बन गया। ज्ञ में अभी देखना श्रय, तो श्रय को बोल के देखो तो स और र, श और र, हलंत है और क्या जुड़ गया, स्वर जुड़ गया ए तो क्या बन गया, श्र। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हिंदी की ये जो वर्ण विचार की क्लास थी अभी हमारी समाप्त होती है, बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर। तब तक के लिए मैं कुमार दीपक आपसे विदा लेता हूँ। आप इसको अच्छे से पढ़ना, इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।